Hello and welcome, my dear student. Welcome again to our YouTube platform that is Exam Hut. डियर स्टूडेंट, बहुत बेसब्री से आप लोगों का इंतजार था मुझे भी, और उम्मीद करता हूं आप लोगों को भी हमारा इंतजार होगा कि ये जो कोर्स चला रहे हैं इनके रेगुलर लेक्चर कब से आने शुरू हो जाएंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, तैयार हो जाइए कॉपी पेन लेकर के। आज से हमारा जो टास्क है वो शुरू हो जा रहा है। मैं फिजिक्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को आज करवाऊंगा। ठीक है, आप भी कॉपी पेन लेकर के बैठिए ताकि आप भी अच्छे से साथ साथ में सोल्व करोगे तो बहुत अच्छा सेशन जाएगा। साथ साथ में आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, अभी हमारा जो लेक्चर है वो बेसिकली आप सबको पता है कि जैसे मान लिया कि हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक के कंसेप्ट जो है ऑलरेडी मैं मानता हूं कि सबने कर रखे होंगे, और फिर भी मेरी कोशिश रहेगी कि मैं जितने भी क्वेश्चंस यहां पे करवाऊंगा वो इसके साथ साथ में कंसेप्ट थोड़ा पढ़ाया जा सके। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे चलते हैं। और हमारा जो पहला क्वेश्चन है जो स्क्रीन पे आप लोगों को नजर आ रहा है, क्वेश्चन है ए चार्ज Q is placed at the center of line joining two equal charges capital Q. The system of three charges will be in equilibrium if Q is equals to. देखिए, ये जो है बेसिकली कहां का कंसेप्ट है? कूलॉम्स लॉ का। ठीक है, कूलॉम्स लॉ हमने स्टडी किया है। कूलॉम्स लॉ क्या कहता है? द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस, बिटवीन एनी टू पॉइंट चार्जेस is directly proportional to the product of magnitude of charges and inversely proportional to square of distance. तो 4 पाई एप्सिलॉन यहां पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला था कूलॉम्स लॉ से फोर्स का। तो बेसिकली दो पॉइंट चार्जेस के लिए है, दो पॉइंट चार्जेस के लिए ये आपको पता है, बस उसी पे ही बेस्ड है। सिस्टम इक्विलिब्रियम में चाहिए हमें, दो पॉइंट चार्जेस है। क्वेश्चन आपको नजर आ रहा होगा, साउंड भी आ रही होगी। साथ साथ में कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम है कोई, तो वो चीज भी साथ साथ में ठीक किया जा सके ताकि लाइव सेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए। जी देखिए, अब हम शुरू करते हैं। बेसिकली जो क्वेश्चन है, कह रहे पॉइंट चार्ज जो है, दो कैपिटल क्यू चार्जेस हैं हमारे। ठीक है, एक यहां पे है, इक्वल चार्जेस बोला है उसने, और इनके बिल्कुल ठीक जो है मिड पॉइंट पे हमने कह दिया कोई चार्ज स्मॉल क्यू रख दिया। इनके बीच का जो गैप है स्मॉल आर हमने रखा। तो कह रहा है कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे, इसके लिए इस स्मॉल क्यू की वैल्यू क्या होगी। हाँ शाबाश, आप साथ साथ में क्वेश्चन कर सकते हो, कॉपी पेन लेकर के बैठिए। राजेंद्र वर्मा सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमसे जुड़े। देखिए, अब बेसिकली हमें क्या करना है, सिस्टम इक्विलिब्रियम में कब रहेगा? जब हमारा इस चार्ज और इस चार्ज के बीच का जो फोर्स है दैट इज नेट फोर्स, यानी Q इंटू क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नोट, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है आर स्क्वायर। ये फोर्स है इन दोनों चार्जेस के बीच का, इसका और इस चार्ज के बीच का। अब बात करते हैं इसके और इनके बीच में। तो जो नेट फोर्स है वो किसका कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो नेट फोर्स यानी Q इंटू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नोट और आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाए? हमारा 0 हो जाए। ठीक है, 0 हो जाए जी। अब देखिए, इसके बाद हम बात करते हैं, अगर 0 होगा तो इसका मतलब क्या हुआ? ये क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नोट और आर स्क्वायर। बेसिकली यहां आर नहीं होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा? आर बाय टू होगा। तो मैं इसको आर बाय टू का होल स्क्वायर लिख देता हूं, आर बाय टू का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नोट और आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर करोगे 4 होगा। 4 हमने ऊपर लिख दिया जी। अब देखिए, कटता है, जो चीज कटता है काट दीजिए, ये कट गया है। एक कैपिटल क्यू से एक कैपिटल क्यू कैंसिल हुआ। ठीक है, और स्मॉल क्यू की जो वैल्यू यहां से आ रही है हमारी, स्मॉल क्यू इज इक्वल्स टू आ गया माइनस ऑफ कैपिटल क्यू डिवाइड बाय 4। ठीक है, यानी जो स्मॉल क्यू होगा उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? माइनस ऑफ कैपिटल क्यू डिवाइड बाय 4। ऐसा कोई ऑप्शन आपको नजर आ रहा होगा? यस, बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन।
बिल्कुल सही ऑप्शन है ए। ठीक है जी, समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप साथ साथ में कॉपी पेन लेकर के बैठे और क्वेश्चन सोल्व करें। जब तक आप क्वेश्चन सोल्व नहीं करोगे आपको मजा नहीं आएगा। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है। व्हेन एयर इज रिप्लेस्ड बाय डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ कांस्टेंट के, द मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस। कह रहे हैं कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम है कैपिटल के, अगर हमने ये रिप्लेस कर दिया, व्हेन एयर इज रिप्लेस्ड बाय अनदर कोई मीडियम जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, कैपिटल के, तो उनके बीच का जो डिस्टेंस है, 2 पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, द मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू चार्जेस इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, क्या होगा? देखिए, अगर आप एक चीज को देखो तो F किसके बराबर होता है? वो होता है Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नोट और R स्क्वायर। बेसिकली F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन। फ्री सरफेस के लिए, वैक्यूम के लिए हम एप्सिलॉन नोट लेके चलते हैं, और अगर कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम होगा तो उस डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए हम क्या लिखेंगे? दैट इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन। और एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होती है? एप्सिलॉन नोट K टाइम्स दी एप्सिलॉन नोट। तो यहां K से मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो फोर्स जो है जनरली क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। ये चीज आपको पता होना चाहिए। यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K टाइम्स जो है, अगर आपने क्या किया है यहां पे, व्हेन एयर इज रिप्लेस्ड, जो एयर की जगह पे हमने क्या लगा दिया? एक ऐसा मीडियम लगा दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या है? K टाइम्स है। तो फोर्स क्या हो जाएगा? K टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। K टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, फंडा क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? सबसे पहले यहां पे हम बात कर लेते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो बेसिकली डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है ये यूनिटलेस है, ये यूनिटलेस है। कैपिटल K से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बेसिकली इट इज ऑल्सो इक्वल्स टू एप्सिलॉन R, रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी दैट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम टू द इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, ये होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और याद रखिए मेटल्स के लिए K की वैल्यू कितनी होती है? इंफिनिटी। K की वैल्यू कितनी होती है? इंफिनिटी। ठीक है, ये चीज याद रखिए। बाकी अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होता है। जैसे वाटर के लिए हम बात करें तो K की वैल्यू वाटर के लिए, H2O के लिए कितना होता है? K की वैल्यू 81 होती है। ठीक है, तो ये बेसिक है जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसी से क्वेश्चन निकाला हुआ है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को देख करके आप अंदाजा लगाइए। द गिवन फिगर गिव्स इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ड्यू टू टू चार्जेस Q1 एंड Q2। व्हाट आर द साइन ऑफ टू चार्जेस? भाई दो चार्ज हैं, दोनों चार्ज एक दूसरे के नजदीक रखे हुए Q1 एंड Q2। अब हमसे पूछ रहा है कि इन चार्जेस के साइन क्या है। तो एक चीज समझिए, सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए? अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करने के लिए बोलता है Q ग्रेटर देन 0, ठीक है, या इसी की जगह पे लिख दिया पॉजिटिव चार्ज, तो याद रखिए पॉजिटिव चार्ज में से फील्ड लाइंस हमेशा क्या करती हैं? एमिट होती हैं। ठीक है, फील्ड लाइन हमेशा एग्जिट होंगी, ये याद रखिए। और अगर है नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज के लिए आपको ये पता है Q लेस देन 0 हो जाएगा। उस केस में जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं वो एंटर कर रही होंगी, वो एंटर कर रही होंगी। ठीक है, वो एंटर कर रही होंगी। तो इसी तरीके से अब यहां पे हम एक चीज देख सकते हैं कि कभी भी नेगेटिव चार्ज होगा तो फील्ड लाइंस जो है एंटर करेंगी। यहां पे भी नेगेटिव चार्ज है, दोनों नेगेटिव चार्ज है, रिपेल करेंगे, इसीलिए ये एक दूसरे के ऊपर क्या अप्लाई कर रहे हैं? लैटरल प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली ये दोनों चार्ज Q1 एंड Q2 बोथ आर नेगेटिव, बोथ आर नेगेटिव, यानी सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, हाँ डियर स्टूडेंट, जो भी लाइव आता है साथ साथ में शेयर जरूर करते रहें, जितना जल्दी हो सके शेयर कीजिए और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कीजिए। साथ में कॉपी पेन लेकर के बैठिए, जब मैं कंसेप्ट समझा रहा होता हूं उस दौरान आप क्वेश्चन सोल्व करके देखिए, ज्यादा मजा आएगा।
और साथ साथ में आंसर भी दीजिए, कमेंट करिए, क्वेश्चन नंबर डाल करके आप अपना आंसर सेंड कर सकते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी तरीके से हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, an electric dipole is placed at an angle 30 degree with an electric field intensity 2 into 10 raised to the power 5 Newton per Coulomb. It experiences a torque equal to 4 Newton meter. The charge on the dipole if the dipole length is 2 centimeter. क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इजी है। बेसिक फंडा क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है। सबसे पहले देखिए, इलेक्ट्रिक डायपोल हम किसको बोलते हैं, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस, उसको हम क्या बोलते हैं, डायपोल बोलते हैं। मान लो कि भाई हमारा डायपोल है, ये एक पॉजिटिव चार्ज और ये है हमारा एक नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ये ए बी एक इलेक्ट्रिक डायपोल हो गया, ठीक है। सेम मैग्नीट्यूड होना चाहिए बट अपोजिट चार्ज होना चाहिए। डायपोल मोमेंट क्या होता है, डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट आपको P से रिप्रेजेंट करते हैं, जनरली वेक्टर क्वांटिटी है, चार्ज मल्टीप्लाई बाय द लेंथ या फिर डिस्टेंस या कह सकते हैं गैप बिटवीन द अपोजिट चार्जेस। हो सकता है आपने 2a लिखा हो तो 2a मतलब डबल नहीं है, वो 2a इसलिए लिया है मिड से, a इधर और a इधर, ठीक है। मैंने x लिया है तो x, q इंटू एक्स। अब देखिए वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज होती है। डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो याद रखिए नेगेटिव से पॉजिटिव होती है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज होती है, ये याद रखिए, ठीक है। इसका आंसर साथ साथ में आप दे सकते हो। अब देखिए भाई इसमें क्या चीज गिवन है, एंगल दिया है थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री और उसने कहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक डायपोल है, इट एक्सपीरियंसेस ए टॉर्क। तो भाई ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कंसीडर कर लिया और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है E, इसके अंदर हमारा डायपोल रखा हुआ है एट 30 डिग्री, ठीक है, एट 30 डिग्री, 30 डिग्री पे है। अब ये 30 डिग्री पे है और इस पे टॉर्क एक्ट कर रहा है, टॉर्क टाउ इज इक्वल्स टू 4 न्यूटन मीटर एक्ट कर रहा है, ठीक है। और टॉर्क कितना लगता है, टॉर्क का मतलब इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको क्या करता है, रोटेशन देता है, ठीक है, रोटेशनल मोशन देता है और वो कितना होता है, P इंटू ई साइन ऑफ थीटा, ठीक है, ये याद रखिए, P इंटू साइन ऑफ थीटा, P ई साइन ऑफ थीटा, ये टॉर्क एक्ट करता है। और P की वैल्यू आपने अभी अभी पढ़ा, ये होता है, ठीक है। डायपोल लेंथ अगले ने दे रखा है 2 सेंटीमीटर। तो अब हमें क्या करना है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, द चार्ज ऑन द डायपोल, चार्ज कैलकुलेट करना है। तो मैं यहां पे फॉर्मूला लिख लेता हूं, Q इंटू एक्स इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू साइन ऑफ थीटा। अब वैल्यू रख लीजिए, हमें जो कैलकुलेट करना है वो कैलकुलेट करना है चार्ज, यानी टॉर्क डिवाइडेड बाय एक्स ई साइन ऑफ थीटा। वैल्यू रख दीजिए, टॉर्क की वैल्यू कितनी गिवन है, टॉर्क गिवन है 4 न्यूटन मीटर, डिवाइडेड बाय एक्स डिस्टेंस है, डायपोल लेंथ जिसको बोल रहे हैं 2 सेंटीमीटर, यानी 2 सेंटी का मतलब हो गया 10 की पावर -2 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड है 2 इंटू 10 रेज टू द पावर 5, 2 इंटू 10 रेज टू द पावर 5 और इंटू साइन ऑफ 30 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, 1/2, ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, इस 2 से हमने इस 4 को काट दिया, चार्ज आ गया 2 इंटू 10 रेज टू द पावर, देखो एक ये है -2 और ये है -5, कितना हो गया 10 की पावर +3, ऊपर जाने के बाद -3, या फिर लिख सकते हैं 2 मिली कुलाम, 2 मिली कुलाम आंसर आ जाएगा, 2 मिली कुलाम इसका आंसर आ जाएगा। और 2 मिली कुलाम आंसर कहीं पे आपको नजर आ रहा हो, यस, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंसेप्ट को सीखिए, जब मैं कंसेप्ट करवा रहा हूं उस दौरान आप क्वेश्चन सोल्व करिए ताकि आपका फंडे क्लियर हो, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी तरीके से देखिए ये सीरीज जो क्वेश्चंस की सीरीज लेके आए हैं बहुत ही अच्छी सीरीज रहने वाली है, रेगुलरली इस क्लास को अटेंड करोगे तो बहुत फायदा मिलेगा। डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट P
is placed in uniform electric field E, then torque acting on it is given by। बहुत ही सिंपल, बहुत ही सीधा सा जवाब है इसका। टॉर्क कितना होता है, अभी अभी हमने पढ़ा, टॉर्क जब भी हम बात करते हैं तो वो कितना होता है, पी ई साइन ऑफ थीटा। टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम टॉर्क को ये भी लिख सकते हैं पी क्रॉस ई, यानी टॉर्क की जो डायरेक्शन है वो कैसे निकालेंगे, राइट हैंड स्क्रू रूल से निकालेंगे, ये याद रखिए, पी क्रॉस ई। तो पी क्रॉस ई आपको कहीं नजर आ रहा हो, यस, बी ऑप्शन बिल्कुल सीधा सा जवाब है। इससे पीछे हमने जो क्वेश्चन किया था वहीं से उठाया है। ठीक है डियर स्टूडेंट, अभी तक आप अगर इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हो, चाहे वो आप लाइव देख रहे हो या फिर बाद में सेव्ड वीडियो को देखो, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एग्जाम हट इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करो ताकि आपको अलग अलग वीडियोस के अपडेट मिलते रहें। अभी के लिए हमने एयरफोर्स, एनडीए और एचएसएससी सीट का एग्जाम जो होने वाला है, सिर्फ इनके बैच फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवा रहे हैं। ठीक है, जल्दी ही पेड हो जाएंगे, फायदा उठाइए, पेड होने से पहले पढ़ लीजिए। ठीक है, जितना जितना आपके शेयर मिलेंगे, जितने लाइक और कमेंट्स मिलेंगे, उतना ही हमें भी एक मोटिवेशन मिलेगा और अच्छे क्वेश्चंस की सीरीज हम आप लोगों के लिए लेके आएंगे। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्यूब ऑफ साइड ए इफ ए पॉइंट चार्ज क्यू इज एट वन ऑफ इट्स कॉर्नर। भाई एक क्यूब है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पहले होता कितना है, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई डॉट डी एस, जिसको हम बोलते हैं, दैट इज इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, ये याद रखिए, ई डॉट डी एस इज इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये होता है, और चार्ज इंक्लोज जो होगा। ठीक है, अब यहां पे एक क्यूब है, ठीक है, ये मैंने एक क्यूब बना लिया, ये क्यूब है। इस क्यूब के एक कॉर्नर पे बोला है, इसकी साइड ए दे रखी है, ठीक है, इसके कॉर्नर पे हमने एक चार्ज रख दिया स्मॉल क्यू, और पूछा है व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द क्यूब। अब क्यूब की साइड के डायमेंशंस पे, डायमेंशन यानी लेंथ ब्रेथ क्या होगा, इस पे डिपेंड नहीं करता है फ्लक्स, याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखिएगा। तो भाई इसका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो कितना होगा, ये चार्ज को इंक्लोज कैसे किया जाए, इसको इंक्लोज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 4 क्यूब तो लगाने पड़ेंगे नीचे, और 4 इसके ऊपर, तब जाकर के ये टोटली इंक्लोज होगा, जिसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स इतना हो सकता है क्यू बाय एप्सिलॉन। और ये कितना हिस्सा हुआ, 1/8। ठीक है, यानी 4 नीचे लगेंगे क्यूब और 4 ऊपर लगेंगे, तब हमारा चार्ज क्या होगा, इंक्लोज होगा। और उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना बोला हमने, क्यू बाय एप्सिलॉन बोला है, तो मेरे भैया ये कितना हो जाएगा, क्यू बाय 8 एप्सिलॉन, क्यू बाय 8 एप्सिलॉन। तो क्यू बाय 8 एप्सिलॉन आपको कहीं नजर आ रहा है, यस, ये देखिए ये, ठीक है, ये ध्यान रखिए। और अगर किसी एक फेज से बोल देता है, अगर कॉर्नर पे ही रखा है हमारा चार्ज और किसी एक फेज से बोलता है, तो फिर हम इसमें क्या करेंगे, 1/3 से और मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और आंसर हो जाएगा हमारा क्यू बाय 24 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इतना हो जाएगा। ठीक है, हाँ, साथ साथ में करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब क्वेश्चन है, ए चार्ज क्यू इज इंक्लोज बाय ए गॉसियन स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस आर। इफ द रेडियस इज डबल्ड देन आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं करता, डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं करता। तो डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करेगा, तो भाई अगर आपने किसी गॉसियन स्फेरिकल सरफेस का रेडियस डबल किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फ्लक्स क्या रहेगा, फ्लक्स विल रिमेन सेम, फ्लक्स विल रिमेन सेम। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली टू गिवन सरफेस।
ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम जिसको बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो ये क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली टू गिवन सरफेस, तो किसी सरफेस के नॉर्मली, बिल्कुल एग्जैक्टली नॉर्मल पे, तो हम जो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिप्रेजेंट करते हैं E.N⁻ds, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, ध्यान रहे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट हो रहा है यहां पे, ठीक है, और ये डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं करता, ये ध्यान रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए चार्ज Q इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ क्यूब, एक क्यूब के सेंटर पे है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रो एनी फेस, एक फेस से। अब भाई अभी जो बनाया था कुछ फिगर तो वैसे ही बनना है, ठीक है, फिगर हमारा कुछ वैसे ही बनेगा, और इसके सेंटर पे रखा है चार्ज, इस बार चार्ज इसके सेंटर पे रखा है Q, और हमसे पूछ रहा है थ्रो एनी फेस। अब इसके कितने फेस होते हैं, कोई भी क्यूब है उसके कितने फेस होते हैं, टोटल 6 फेसेस होते हैं, और सारे 6 फेसेस में इक्वल फ्लक्स जाएगा, मतलब इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जाएंगी। ये पॉजिटिव चार्ज है, इसमें से फील्ड लाइन निकलेंगी, सब में से बराबर जाएंगी, और इसने पूछा है ओनली वन में से। टोटल फ्लक्स कितना होगा, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम टोटल फ्लक्स होगा Q/ε, लेकिन इसने पूछा है ओनली वन फेज से, तो ओनली वन फेज से मैं कितना लिखूं, 1/6 Q/6ε। क्या सही है ये? अगर सही है तो भाई अब ऐसा कोई आंसर तो हमें दिखाई नहीं दे रहा है यहां पे। हां, एक काम किया है इस क्वेश्चन, इसमें ऑप्शन बी देखिए जरा, 4 पाई से मल्टीप्लाई 4 पाई से डिवाइड कर रखा है, सेम यही चीज है, तो मैं लिखूंगा 4 पाई Q डिवाइडेड बाय 4 पाई से मैं नीचे मल्टीप्लाई कर दूं 6 × 4 पाई एप्सिलॉन, तो हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। बस कुछ नहीं किया उसने बेवजह का, आंसर में बस गड़बड़ किया है थोड़ा सा, 4 पाई से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 पाई से डिवाइड कर दिया, आंसर यही है, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए चार्ज। देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जब भी बात आती है तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है और इंपॉर्टेंट भी है, एक क्वेश्चन बनने के चांस रहेंगे, जो अभी मैंने करवाया लगभग इनमें से ही कोई क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए चार्ज Q माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ ए क्यूब, द फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम ईच फेस विल बी। अब देखिए सीधी सी बात है, कहां पे रखा है, प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ क्यूब, अभी जो किया था कुछ वैसा ही है, सेंटर पे है चार्ज, कितना कुलाम है, माइक्रोकुलाम, माइक्रोकुलाम बोला है, इसको थोड़ा ध्यान से नोटिस करना, कुलाम नहीं है माइक्रोकुलाम है। प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ क्यूब, द फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम ईच फेस विल, एक फेस से बताना है तो फ्लक्स अभी हमने लिखा था Q डिवाइड बाय एप्सिलॉन होगा टोटल फ्लक्स, लेकिन 6 फेसेस हैं, एक फेस का कितना हो जाएगा Q/6 एप्सिलॉन। लेकिन इसने एक चीज और बोला है, माइक्रोकुलाम है, माइक्रोकुलाम मतलब 10⁻⁻6 से और मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा। ऐसा कहीं पे आंसर आपको दिखाई दे रहा हो? यस, बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। ठीक है जी, समझ आ रहा है? लाइव सेशन जो है बहुत कम ज्वाइन करते हैं बच्चे, पता नहीं या तो बिजी हैं या फिर अभी तक उनको इस चैनल के बारे में पता ही नहीं है। डियर स्टूडेंट, पहले इस चैनल की जो स्ट्रेंथ है उसको आप लोग नहीं बढ़ाओगे तो हम काम कैसे कर पाएंगे। एक ये भी चीज ध्यान रखिए कि जो चीज हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट जा करके पढ़ा रहे हैं, और मुझे पता है कंसेप्ट लगभग सब बच्चों ने पढ़ रखे हैं, बस क्वेश्चंस जो है करवाए कोई ऐसा यूट्यूब चैनल होना चाहिए, तो वही हम कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए चार्ज Q इज सिचुएटेड एट द कॉर्नर ऑफ क्यूब, एट द कॉर्नर ऑफ क्यूब द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास थ्रू ऑल 6 फेसेस, ऑल 6 फेसेस तो कितना हो जाएगा, सीधे सीधे ये तो डायरेक्ट आंसर दे सकते हो, Q/ε। कहां पे है, सॉरी कॉर्नर पे है,
कॉर्नर पे है, कॉर्नर पे है, हम इसको क्यू बाई एप्सिलॉन नहीं ले सकते। कॉर्नर पे है तो कितना होना चाहिए, देखिए कॉर्नर पे होगा तो एक क्यूब का फ्लक्स कितना हो जाएगा, ठीक है। ये बिल्कुल पहला जो क्वेश्चन आया था, ये कॉर्नर पे हमने रख दिया कैपिटल क्यू चार्ज। अब 8 ऐसे क्यूब होंगे जो इसको पूरी तरह से इंक्लोज करेंगे, 4 नीचे 4 ऊपर, फिर जाकर के इंक्लोज होगा, जिसका टोटल फ्लक्स हम लिखते हैं क्यू बाई एप्सिलॉन नोट। लेकिन कॉर्नर पे है इसलिए पूछा है इसके 6 फेसेस से। तो एक चीज याद रखिए, इसके 6 फेसेस से a charge q is situated at the corner of cube, the electric flux passing through all 6 faces, all 6 faces कितना होना चाहिए, कॉर्नर पे है, कॉर्नर पे है तो all 6 फेसेस में से 3 फेस ऐसे हैं जो चार्ज के कांटेक्ट में हैं, एक ये हो गया, ठीक है, और एक ये वाला फेस, ये 3 फेस ऐसे हैं जो चार्ज के कांटेक्ट में है। इनमें से फ्लक्स 0 होगा, इनमें से फ्लक्स कितना होगा 0, तो बाकी 3 फेस ही बचे, टोटल का ही पूछा उसने, टोटल का हो जाएगा 1/8 यानी क्यू बाई 8 एप्सिलॉन। अगर एक फेस से पूछा होता तो 1/3 से और मल्टीप्लाई कर देते, इसने ऑल 6 से पूछा है, ऑल 6 में 3 ऐसे भी है जिनमें से फ्लक्स 0 रहेगा और 3 ऐसे भी है जिनमें क्यू बाई 24 एप्सिलॉन, ठीक है, दूसरे में से भी इतना, तीसरे में से भी इतना, तो टोटल जो है इतना हो जाएगा तीनों को मिला करके, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, बी ऑप्शन करेक्ट है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉइंट चार्ज q प्लस q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ क्यूब ऑफ साइड l। किसी क्यूब की साइड L है और उसके सेंटर पे प्लस Q चार्ज रखा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इमर्जिंग आउट फ्रॉम द क्यूब। तो भाई ये तो आराम से किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, अभी तक जो क्वेश्चन किए हैं उन्हीं के जैसा ही है। एक पॉइंट चार्ज है जो क्यूब के सेंटर पे है, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इमर्जिंग आउट फ्रॉम द क्यूब, तो सेंटर पे होने से वो कितना होना चाहिए, क्यू बाई एप्सिलॉन टोटल फ्लक्स, यानी पूरे क्यूब में से निकलेगा टोटल फ्लक्स कितना होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन, ठीक है जी, ये तो डायरेक्ट था। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। टू पैरेलल इनफाइनाइट लाइन चार्ज विद लीनियर चार्ज डेंसिटी प्लस लैम्डा कूलम्ब पर मीटर माइनस लैम्डा कूलम्ब पर मीटर आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 2r in free space. What is the electric field midway between the two line charges? ये अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले ये समझिए, देखिए ये है एक हमारा लीनियर चार्ज, ठीक है, लीनियर चार्ज, इस पे प्लस और इस पे हो गया माइनस, इनके बीच का गैप इन्होंने कितना दिया है, ट्वाइस ऑफ आर। अब आपको याद होना चाहिए लीनियर चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना था, लीनियर चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपने पढ़ा है लैम्डा डिवाइड बाय 2 पाई एप्सिलॉन आर, ये होता है, ठीक है। अब इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिड पॉइंट बोला है, मिड पॉइंट का मतलब हुआ इधर से आर और इधर से भी आर, ये मिड पॉइंट। इस मिड पॉइंट पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E1 वो भी इसी डायरेक्शन में है और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो भी इसी डायरेक्शन में बनेगी, क्योंकि नेगेटिव है, माइनस है तो उसी तरफ होनी चाहिए, दोनों ऐड हो रही हैं। तो ये हो गया हमारी तरफ से, मान लो इसको बोल दिया मैंने E1, लीनियर चार्ज डेंसिटी इसका प्लस लैम्डा इसका माइनस लैम्डा है, दूसरा E2 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नोट और R, क्योंकि दोनों तरफ से डिस्टेंस इक्वल है, दोनों की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की सेम है तो ऐड हो जाएंगे, ऐड करने पे कितना हो जाएगा, एक को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो निकल के आती है लैम्डा डिवाइड बाय पाई एप्सिलॉन नोट R। तो ऐसा कोई आंसर आपको कहीं नजर आ रहा हो, ये आंसर हो जाएगा यस, डी ऑप्शन, लैम्डा अपॉन पाई एप्सिलॉन नोट R, ठीक है। ये देखिए एग्जाम
नीट 2019 के एग्जाम में जो है आ चुका है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन मेन है फंडे क्लियर होने चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, क्वेश्चन दिक्कत नहीं करेगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पे। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस 3r/2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ चार्ज कंडक्टिंग शेल ऑफ रेडियस r इज e। भाई ये कोई कंडक्टिंग स्फीयर है जिसका रेडियस इसने दे रखा है r, और कोई पॉइंट यहां कहीं पे होगा, लेट्स सपोज जो 3r/2 पे होगा, मान लो मिड पॉइंट से, इसके सेंटर पॉइंट से, और यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोला है उसने E। शेल है कंडक्टिंग शेल, ये चीज ध्यान रखिए। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस r/2। अब r/2 कहां मिलेगा? r/2 आपका जो है वो यहां कहीं पे होगा, यानी हमारे सेल के अंदर की ही बात हो रही है। तो उसने इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है। अब याद कीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है, कोई भी कंडक्टिंग स्फीयर हो, ठीक है, या होलो स्फीयर हो, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ही जीरो होती है, ये याद रखना है। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। पोटेंशियल कितना होता है शेल के अंदर? बिल्कुल कांस्टेंट, जितना की सरफेस पे होता है, जितना की सरफेस पे होता है, ठीक है। तो कांस्टेंट, पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, ये याद रखिए। तो इसमें आपका आंसर क्या रहेगा? जीरो हो जाएगा, ए ऑप्शन जीरो हो जाएगा, ठीक है। ये जेई मेंस में 2010 के अंदर आया हुआ एग्जाम के अंदर का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। 2020 में आया हुआ क्वेश्चन आपके सामने देखिए। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बेशक आपको मैंने यहां नीट का या जेई का कोई क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, लेकिन एयरफोर्स में, एनडीए में भी दिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है। क्योंकि टफ क्वेश्चन, जब अगर नीट है टफ क्वेश्चन है या फिर जेई का टफ क्वेश्चन है, तो मैं वो क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं करवा रहा हूं आप लोगों को, ये वो क्वेश्चन उठा रहे हैं जो क्वेश्चन मेनली आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। हाँ जी, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ए सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस विद वॉल्यूम 0.2 मीटर क्यूब, the electric potential is found to be 5 volt throughout। कोई स्पेस है जहां पे जो पोटेंशियल है वो 5 वोल्ट कंटिन्यूअस है, थ्रू आउट है। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस रीजन। तो भाई अब यहां पे समझना है, E इज इक्वल्स टू -dV/dr। ये फॉर्मूला आपने कहीं पे पढ़ा हो, पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसको हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट। बहुत अच्छा कंसेप्ट है। कई बार इस पे एक चीज पूछ ली जाती है, वो ये कि जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, क्या वहां पे पोटेंशियल भी जीरो होगा? तो ये जरूरी नहीं है, ठीक है, याद रखना, इट इज नॉट कंपल्सरी, क्योंकि ई किसके बराबर है? dV/dr के बराबर है। अगर V हमारा कांस्टेंट है, ठीक है, V हमारा अगर कांस्टेंट है, तो उस केस में ठीक है, उस केस में आप एक चीज देखिए कि V कांस्टेंट होने पे उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू R? वो जीरो होगा। तो E हमारा कितना हो जाएगा? जीरो। इसने बोला है पोटेंशियल थ्रू आउट कितना है? 5 वोल्ट है, कांस्टेंट है, मतलब कांस्टेंट है, तो डिफरेंशिएशन करेंगे dV/dr, कितना आएगा? जीरो। तो जीरो होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी ए ऑप्शन इसका करेक्ट जाएगा जी। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, लेकिन स्टूडेंट आजकल क्या है, पढ़ना नहीं चाहते। अभी यहां पे सॉन्ग चल रहे हो, अच्छे अच्छे हरियाणवी गाने लगा रखे हो, सारे जुड़ जाएंगे, ठीक है, मास्टर डांस करने लग रहा है, सारे जुड़ जाएंगे। लेकिन अभी जो है काम की चीज चल रही है, अभी करेक्ट नहीं होंगे, अभी नहीं जुड़ेंगे। तो ये थोड़ा सा लाइफ में इंपॉर्टेंट मान के चलिए, जरूरी है ये, ठीक है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पढ़िए। ए बुलेट ऑफ मास 2 ग्राम इज हैविंग ए चार्ज ऑफ, मास गिवन है हमें 2 ग्राम, यानी
2 × 10⁻³ किलोग्राम। देखो यूनिट स्टैंडर्ड रखनी है, ऐसा यूनिट रखना है। चार्ज गिवन है Q इज इक्वल टू 2 माइक्रो 10⁻⁻6 कूलम। So what potential difference must be accelerated starting from the rest to acquire a speed of 10 मीटर पर सेकेंड? मतलब इस बॉल की स्पीड जो है वो कितनी हो जाए, 10 मीटर पर सेकेंड हो जाए। तो पोटेंशियल क्या रखना चाहिए? अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, एक बुलेट है जिसका मास चार्ज आपको गिवन है, ठीक है, और कह रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो सो दैट उसकी वेलोसिटी कितना बन जाए, 10 मीटर पर सेकेंड। तो इसके लिए एक चीज याद रखिए, पोटेंशियल डिफरेंस यानी चार्ज मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल, ये आपने पढ़ा होगा एनर्जी के इक्वल होता है। और एनर्जी यहां पे कौन सी होगी, जब वो मूव करेगा विद सर्टेन स्पीड तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए, यानी 12mv²। उसने पूछा है पोटेंशियल, तो पोटेंशियल v किसके बराबर आ जाएगा, सिंपली 1/2mv² इंटू क्यू। वैल्यू रखनी है 1/2, m कितना है यहां पे 2 × 10⁻³ v² यानी 10 × 10, चार्ज 2 × 10⁻⁻6। ठीक है जी। अब देखिए इसको सोल्व कर सकते हैं हम। इसको सोल्व किया, कितना बन गया, देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, ये प्लस का 10 है, 10⁻⁻1 रहा, इंटू 2 × 10⁻⁻6। ठीक है, हमसे क्या पूछा है एक बार दोबारा देख लेते हैं। ए बुलेट ऑफ मास 2 ग्राम इज हैविंग ए चार्ज ऑफ 2 माइक्रो कूलम, तो व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस मस्ट बी। पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है, स्पीड, ठीक है, ये है। तो अब सीधी सी बात है, सॉरी v हमने चार्ज नीचे लेके आना चाहिए था, थोड़ी सी गलती कर दी, क्योंकि वैल्यू जो है ये नीचे जानी चाहिए। ठीक है, मैं वही मैं देख रहा हूं कि आंसर कैसे गलत जा रहा है। ठीक है, इसको सारे को डिलीट मार देते हैं एक बार जी। अब देखिए, अब वैल्यू रखिए, चार्ज की वैल्यू यहां पे गलत लिया है हमने, इसको हटाइए, इसको हम यहां लिखेंगे। अब रखो 1/2, मास कितना है हमारे पास में 2 × 10⁻³ इंटू v² 10 × 10 डिवाइडेड बाय 2 × 10⁻⁻6। हाँ जी, तो अब देखिए जो चीज कैंसिल हो रही है काट दीजिए, जो बाकी बचता है यहां ऊपर 10⁻⁻1 बचा और नीचे बचा है 2 × 10⁻⁻6, या लिख सकते हैं 1/2 × 10⁻⁻5, या हम इसको लिख सकते हैं 100 × 10⁻, प्लस का हो जाएगा ऊपर जाके, ठीक है, 5 डिवाइडेड बाय 2। तो इसको काट दो 50, एक मिनट, 10⁻³ रह जाएगी यहां। ठीक है जी, कितना हो गया, ये आंसर आ गया 50 × 10⁻³ या फिर हम लिख सकते हैं 50 किलोवोल्ट, ऐसा कुछ आंसर हो कहीं पे, यस, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ए कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस r इज गिवन ए चार्ज q, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ स्फीयर रिस्पेक्टिवली r। देखो कंडक्टिंग स्फीयर है, मैंने आपको बताया था कंडक्टिंग स्फीयर हो उसके अंदर हमेशा पोटेंशियल क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 0 रहेगा। तो इसने पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ स्फीयर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 0, और पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है वो ड्यू टू चार्ज q डिवाइडेड बाय 4πε0 r। r क्या है, रेडियस, ये कांस्टेंट है। ये जो सरफेस पे होगा पोटेंशियल, मान लिया सरफेस पे v पोटेंशियल है तो सेंटर पे भी v ही होगा, यानी इतना होगा, ये कांस्टेंट है। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड E जो है वो कितना होगा, 0 होगा। तो कौन सा ऑप्शन है ऐसा,
Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन R, यानी बी ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन करेक्ट है। दोनों चीज पूछिए एक साथ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पॉइंट चार्जेस है माइनस कैपिटल Q माइनस स्मॉल q, 2q आर प्लेस्ड एट each corner of the square. The relation between capital Q and small q for which the potential at the center of square is 0. तो देखिए भाई, एक स्क्वायर हमने ले लिया, एक स्क्वायर हमने ले लिया, इसको मैंने कह दिया A, B, C और D। इसके हर एक कॉर्नर पे कुछ चार्ज रखा है कैपिटल Q माइनस, यहां पे रखा है माइनस Q, यहां हमने रख दिया स्मॉल 2q प्लस का है, और ये है 2 कैपिटल Q, जिसकी साइड हमें नहीं गिवन है, साइड हमने कंसीडर कर ली इसकी, जो भी है A है, ये भी A, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा टोटल, इसको हम लिखेंगे अंडर रूट 2A, और इसका मिड डिस्टेंस जिसको मैं कह सकता हूं, इसको अगर O कहे तो ये डिस्टेंस होगा हमारा A डिवाइड बाई अंडर रूट 2, ठीक है, यानी AO is equals to OB is equals to OC is equals to OD, that will be equals to A डिवाइड बाई अंडर रूट 2। ये ध्यान रखिए, ये डिस्टेंस रहेगा अगर मैंने A डिस्टेंस लिया है, इसकी A साइड ली है तो। अब टोटल पोटेंशियल कितना होता है, V is equals to V1 प्लस V2 प्लस एंड सो ऑन, जितने भी चार्जेस है उनका टोटल पोटेंशियल आपको निकालने का यही तरीका होता है। नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज से पोटेंशियल जो बनेगा वो नेगेटिव बनेगा, पॉजिटिव से पॉजिटिव बनेगा, तो आप आराम से लगा सकते हो। V1 दैट मींस इससे जो पोटेंशियल बनेगा तो वो कितना लिखे हम, सब में एक चीज को बनाएगी, वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन, 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये कॉमन है, जो आएगा ही आएगा, ठीक है। इसके बाद यहां पे, इसके बाद जो है जो फॉर्मूला बनेगा Q1 डिवाइडेड बाई, यानी Q1 की जगह पे हमारे पास है माइनस Q डिवाइडेड बाई डिस्टेंस गैप कितना आएगा A डिवाइड बाई अंडर रूट 2, उसके बाद प्लस नेक्स्ट चार्ज है हमारे पास में माइनस Q, तो माइनस Q डिवाइडेड बाई A डिवाइड बाई अंडर रूट 2, ठीक है, डिस्टेंस, और प्लस ट्वाइस ऑफ Q डिवाइड बाई A अंडर रूट 2, और यहां आ जाएगा माइनस का ये स्मॉल q है, ये स्मॉल q है, इसको स्मॉल q ले लो, हाँ जी स्मॉल q, और नेक्स्ट है वो है प्लस का 2 कैपिटल Q डिवाइडेड बाई A डिवाइड बाई अंडर रूट 2, तो ये बन गया भाई। अब इसको सोल्व करना है, कितना हो जाए इक्वल टू 0, ये किसके बराबर हो इक्वल टू 0, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट उधर जाके क्या हो जाएगा 0, A और ये सारा भी कॉमन आ रहा है, ये भी उधर जाके 0 हो गया, बचा क्या है उसको लिख लेते हैं, माइनस Q माइनस स्मॉल q प्लस 2q प्लस 2 कैपिटल Q इक्वल टू 0, या फिर हम लिख सकते हैं कि स्मॉल q प्लस कैपिटल Q इक्वल टू 0, या फिर कैपिटल Q इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ स्मॉल q। भाई ऐसा ऑप्शन ये है, बिल्कुल इजी है, बस लिखना थोड़ा सा मैंने लिख के इसलिए बताया है कि ये थोड़ा पता हो आपको कैसे करना है। इस केस में ये ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉलो मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर इज चार्ज सच दैट पोटेंशियल ऑफ इट्स सरफेस इज 80 वोल्ट, द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ स्फीयर विल बी। तो भाई वही है, कंडक्टिंग है, मेटेलिक है, मेटेलिक है, कंडक्टिंग है, तो मेटल के अंदर सरफेस पे जो पोटेंशियल है, सरफेस पे इन्होंने 80 वोल्ट दिया है, तो सेंटर पे भी कितना होगा 80 वोल्ट होगा, यानी ए ऑप्शन जो थोड़ी देर पहले ही करवाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए गिवन इन ए रीजन पोटेंशियल इज रिप्रेजेंटेड बाय, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना। देखिए Vxyz इक्वल टू 6x 8xy या नीचे लिखते हैं इसको, ठीक है, 6x माइनस 8xy माइनस 8y प्लस 6yz,
तो भाई V is in volt, X, Y, Z are in meter. The electric force experienced by a charge of 2 coulomb situated at these points. ठीक है, 1 1 1, X की वैल्यू, Y की वैल्यू, Z की वैल्यू इक्वल है 1 है। तो भाई इसको सबसे पहले देखो E निकालना है। E निकालने का तरीका है, EX निकालने का तरीका माइनस ऑफ करली V डिवाइड बाय करली X। घबराना मत, करली क्या है, यहां पे डिफरेंशिएशन कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू X, सिर्फ विद रिस्पेक्ट टू X कर रहा हूं, बाकी और सारी चीज को आपको क्या लेना पड़ेगा, कांस्टेंट कंसीडर करना पड़ेगा, 0 हो जाएगा। यानी कितना हो गया, माइनस है आगे, तो मैं इसको ब्रैकेट में ले लेता हूं, ये आ जाएगा 6, यहां पे आ गया माइनस का 8y, ठीक है, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, क्योंकि इनमें x नहीं है कहीं पे भी। इसके बाद आता है EY कितना होगा, माइनस ऑफ करली V डिवाइड बाय करली Y, ठीक है, यानी y के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कीजिए, तो माइनस ऑफ y के रिस्पेक्ट में इसको करेंगे, 0 हो गया, ये कितना बनेगा, माइनस ऑफ 8x, और यहां पे इसको करेंगे तो माइनस 8, ठीक है, नेक्स्ट में भी है, सॉरी नेक्स्ट में भी है, तो ये हमारा बन जाएगा प्लस का, इसमें भी y है यानी 6z, ये y के रिस्पेक्ट में हो गया। नेक्स्ट आता है z के रिस्पेक्ट में करना, ठीक है, z के रिस्पेक्ट में, तो करली v डिवाइडेड बाय करली z, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, लेकिन है आसान, है आसान, ठीक है। अब z के रिस्पेक्ट में करेंगे, इसमें z नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, तो ये सारे 0 हो जाएंगे, इसके अंदर आएगा 6y। अब देखिए EX, EY, EZ आ गया, तो मैं E की इक्वेशन कैसे लिखता होता हूं, E की वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन EXI कैप प्लस EY J कैप प्लस EZ K कैप, ये बन जाएगा, और इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, पहले हम इनकी वैल्यू रख लेते हैं, ठीक है। EX की वैल्यू कितनी है हमारे पास, देखिए ये रहा, माइनस का 6 और प्लस का 8y आई कैप प्लस EY के अंदर देखो ये सारे साइन चेंज करेंगे, तो 8x प्लस का 8 और माइनस का 6z, और इसके साथ में आ गया J कैप, प्लस में हमने EZ लिया, ठीक है, EZ यानी माइनस का, ये हो जाएगा माइनस का, इसको माइनस ही लगा देते हैं, 6z सॉरी 6y ठीक है, ठीक है भाई। देखो बच्चों, अब आपको करना है कुछ नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है, क्योंकि हमें फोर्स चाहिए, और फोर्स की इक्वेशन आपको सबको पता है, Q इंटू E होता है, ठीक है। तो यहां पे इसका मैग्नीट्यूड मुझे चाहिए, E का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं सबको पता है। मैग्नीट्यूड निकालने से पहले मैं एक काम और कर लेता हूं, इनकी वैल्यू हमें गिवन है, एट x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1, z इज इक्वल टू 1, इनमें ये वैल्यू पुट करेंगे तो E की वैल्यू क्या बनेगी, देखिए E की वैल्यू एट इन पे, ठीक है, यहां पे कितना बनेगा, -6, y की वैल्यू भी 1 है, तो 8 प्लस का आई कैप प्लस 8 इंटू 1 8 हुआ, प्लस 8 -6 जे कैप, और -6y को 1 वैल्यू पुट करेंगे तो 6 के कैप, तो ये आ गया भाई। अब इसको और अच्छे से लिखेंगे तो ये बन गया आपका 2i कैप, यहां पे कितना बचा, देखिए 2 और 10 बन गया, यानी 10 जे कैप और माइनस का 6 के कैप। तो भाई ये हमारा E की इक्वेशन हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन हो गई। इसका मैग्नीट्यूड निकालिए और सिंपली चार्ज से मल्टीप्लाई कीजिए, फोर्स आ जाएगा, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड हम निकालेंगे कैसे, मैग्नीट्यूड आपको सबको पता है, I, J और K की कोएफिशिएंट्स का स्क्वायर, उनका सम और अंडर रूट, ठीक है, यानी 4 प्लस 100 प्लस 36, ठीक है, माइनस में नहीं होगा, -6 का आप स्क्वायर लेते हो तो कितना हो गया ये, तो ये आ गया हमारे पास में 140 हो गया, अंडर रूट 140, ठीक है, अंडर रूट 140। अब अंडर रूट 140 ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है, फोर्स आपको निकालना है, F इज इक्वल टू Q इंटू E होता है, ये फॉर्मूला लगाना है। चार्ज की वैल्यू आपको 2 माइक्रो कूलम गिवन है, और इलेक्ट्रिक फील्ड है अंडर रूट 40, इसको सोल्व करेंगे, अंडर रूट 40 कितना जाएगा,
ठीक है, तो आप सोल्व कर सकते हो इसको। 40 का बना के देख लो, फैक्टर बनता है क्या। ठीक है, 2 बाहर आ जाएगा, यानी 4√35 ऐसा कहीं पे है। यस, डी ऑप्शन। लेंथी क्वेश्चन था थोड़ा सा समझाने के लिए, बाकी इसमें कंसेप्ट जो है वो बहुत अच्छा है। फॉर्मूला यूज किया गया है E = -dV/dr। तो बेटा जब तक आपको फंडे क्लियर नहीं होंगे, क्वेश्चन थोड़ा सा टफ जरूर था, ठीक है। ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है 2004 में, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छा क्वेश्चन था, तो इसीलिए मैंने सारा पूरा डिटेल में करवाया आपको, ठीक है जी। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है और नीट में आया हुआ एग्जाम में, देखो 2013 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपको करना क्या है, इसमें 3 पॉइंट दिए गए हैं ए बी सी। दीज आर 3 पॉइंट्स इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी ध्यान रखिए, नॉन यूनिफॉर्म नहीं है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज, एक चीज याद रखिए, अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है इज इक्वल टू -dV/dr। ये फॉर्मूला है हमारे पास। जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा उस तरफ पोटेंशियल घटेगा, ये याद रखिए, ठीक है। अब आपको एक चीज पता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, कहने का मतलब है जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है उस डायरेक्शन में पोटेंशियल हमेशा क्या होता है, घटता है। तो इसलिए पूछा है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज मैक्सिमम एट बी, मैक्सिमम एट ए, सेम ऑल पॉइंट, मैक्सिमम एट सी। तो देखिए सबसे ज्यादा जो होगा, मैक्सिमम पूछा है तो मैक्सिमम सबसे ज्यादा कहां होगा, बी पे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है, ये याद रखिए। अगर मैं इसको कुछ ऐसे लिखूं, यानी वीबी, सबसे ज्यादा पोटेंशियल जो है, सबसे ज्यादा पोटेंशियल बी पॉइंट पे है, फिर उसके बाद सी, उसके बाद फिर है सबसे कम ए पॉइंट पे। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो, ठीक है, इस तरीके से लगा सकते हैं क्वेश्चन को। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है सारे, बिल्कुल डायरेक्ट ऐसे भी नहीं है कि डेफिनेशन या कंसेप्ट पे डायरेक्टली लगा दे, थोड़ा सा सोचना तो पड़ेगा, ठीक है। इन ब्रिंगिंग एन इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स अनदर इलेक्ट्रॉन, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। एक इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन ये है। जब एक इलेक्ट्रॉन को इस इलेक्ट्रॉन के क्लोज लेके आएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिए, आपको एक चीज समझना है, जब मैं इसको इसके नजदीक लेके जाऊंगा फोर्स ऑफ रिपल्सन बढ़ती है, अगेंस्ट द फोर्स ऑफ कूलम्ब, फोर्स ऑफ रिपल्सन के अगेंस्ट हमें वर्क डन करना पड़ रहा है। तो कहने का मतलब है कि इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है, यानी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। अगर ये प्रोटॉन होता और मैं इसको इसकी तरफ लेके जाता तो पोटेंशियल एनर्जी घटती, ठीक है, ये याद रखना। तो अभी क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम बिकम 0, इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी। तो डिक्रीज नहीं कह सकते, इंक्रीज होगी, ठीक है। यानी जैसे जैसे सेम चार्ज को सेम चार्ज की तरफ लेके जाएंगे, गैप अगर सेम चार्जेस के बीच का कम करोगे तो ये याद रखिए जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है वो इंक्रीज करेगी। अपोजिट चार्ज है उनके बीच का गैप अगर आप कम करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, ठीक है। सीधा सा फंडा है इसका ये। इस क्वेश्चन का जवाब आप खुद कर सकते हो। एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट P is aligned parallel to the uniform electric field E. The energy required to rotate the dipole. भाई अब इसमें एनर्जी का फंडा आ रहा है, ठीक है। नीट 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी माइनस ऑफ PE इनटू कोस ऑफ θ2 माइनस कोस ऑफ θ1। θ2 जो है यहां पे फाइनल एंगल है और θ1 यहां पे इनिशियल एंगल है। तो अब इसमें आप अंदाजा लगा सकते हो क्या चीज गिवन है और क्या चीज कैसे क्या करना है। देखिए माइनस P इंटू ई इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, कोस θ1 क्या कह रहा है, पहले पैरेलल टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था और फाइनली उसको 90 डिग्री पे हमने रोटेट किया है। तो यानी कोस ऑफ θ 90 डिग्री हो जाएगा फाइनल एंगल और इनिशियल एंगल कोस ऑफ 0 डिग्री। तो बेसिकली कितना आंसर आना चाहिए, देखिए अब P इंटू ई कोस ऑफ 90, कोस 90 0 होता है, माइनस कोस ऑफ 0 यानी 1,
और माइनस माइनस यहां पे प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो P इंटू ई। ऐसा कुछ ऑप्शन आपको नजर आ रहा है? यस, बी ऑप्शन, P इंटू ई। तो ये आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट। साथ साथ में लगा के देखिए क्वेश्चन, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। जब मैं कंसेप्ट समझा रहा हूं उस टाइम पे अगर आपको आता है तो आप क्वेश्चन खुद करके देखिए। टू पैरेलल मेटल प्लेट्स हैविंग चार्जेस प्लस क्यू माइनस क्यू face each other at a certain distance between them. If the plates are now dipped in a kerosene oil tank, केरोसिन ऑयल टैंक के अंदर हमने डिप कर दिया, the electric field between the plates will become zero, increase, decrease, remain same. ये जेई मेन 2010 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब देखिए, आसान क्वेश्चन है तो लगाएंगे कैसे भाई? एक चीज समझो, इसने क्या बोला है, दो मेटल शीट हैं, एक ये है और एक ये है, इस पे प्लस क्यू चार्ज है और इस पे माइनस क्यू चार्ज है। जब भी दो मेटल शीट हो और अगर इनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, आप जानते हो क्या होता है सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी चार्ज अपॉन एरिया, तो इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होता है अपोजिट, जैसे कैपेसिटर की प्लेट है उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। अब इन्होंने किस में डाल दिया, पहले एयर, ओपन एयर में था, अब इसको केरोसिन में डिप कर दिया। जैसे ही केरोसिन में डिप करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो हो जाएगी के टाइम्स, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी हो जाएगी के टाइम्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है के टाइम्स क्या हो गई, जैसे ही आपने पहले क्या था, ये था, अब ये हो गया, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी इस फैक्टर के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये फैक्टर इंक्रीज हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हुई होगी, डिक्रीज हुई होगी। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या कर गई, डिक्रीज होगी। कितने टाइम्स पूछा होता तो के टाइम्स, और के की वैल्यू किसकी है, के जो है अगर हम केरोसिन ऑयल की बात करें तो के की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, ये जरूर ध्यान देना है। ऐसा भी मटेरियल हो सकता है जिसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू लेस देन 1 हो और वो यहां पे हो, उससे उल्टा इफेक्ट पड़ेगा, बढ़ा नहीं है वो, डिक्रीज हुआ है और ये इंक्रीज हो जाता। लेकिन अभी के लिए क्या है, के की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, इसलिए ये फैक्टर जो है इंक्रीज कर रहा है, ओवरऑल फैक्टर डिक्रीज कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज करेगा, यानी सी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो डियर स्टूडेंट, कैसे लग रहे हैं क्वेश्चन? ठीक है, सही जा रहा है सेशन? भाई मैं इतना ज्यादा मजाक नहीं कर सकता, क्योंकि फिजिक्स का और मैथ का काम ही ऐसा होता है कि मैं ज्यादा मजाक मजूक पे उतरूंगा ना तो भाई हो सकता है किसी को बोरियत फील हो, मैं उसका कोई इलाज नहीं कर सकता, क्योंकि पढ़ने का टाइम है, थोड़ा इंटरेस्ट जो है मैं कम दे पाऊंगा, क्योंकि मैं यहां पे ज्यादातर एमसीक्यूज का ही काम कर रहा हूं, कंसेप्ट पे हम बहुत कम जा रहे हैं। कंसेप्ट पढ़ा रहे होते तो साथ साथ में हम कुछ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग मोमेंट्स भी बीच बीच में ले आते, लेकिन अब हमारा बेसिक फंडा जो है वो क्या है, न्यूमेरिकल्स को सोल्व करना है, और जो मैं न्यूमेरिकल लेके आया हूं वो पूरे नहीं हो पाएंगे लिमिटेड टाइम में। ए पैरेलल प्लेट कंडेंसर with oil between the plates, the dielectric constant for oil K is equals to 2 है। ठीक है, K is equals to कितना है, 2, has a capacitance C, if the oil is removed the capacitance of the capacitor become, देखिए पैरेलल प्लेट है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, देखिए कैपेसिटी कितना होता है, एप्सिलॉन नोट A डिवाइड बाय D पढ़ा होगा आपने, लेकिन इन्होंने कहा कि पैरेलल प्लेट केरोसिन, इसमें ऑयल है कोई, ठीक है ऑयल है, और उस ऑयल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी गिवन है, इतना है, तो अभी के लिए इतना है। जैसे ही इसको हम रिमूव करेंगे तो नया जो कैपेसिटेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नोट A डिवाइड बाय D हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है जो मैंने अभी किया, पहले ये था अब ये हो गया। अब इसको भी हम ऐसे बना सकते हैं भाई, इससे आप क्या लिख सकते हो, C डिवाइड बाय K की वैल्यू कितनी होगी, एप्सिलॉन नोट A डिवाइड बाय D। ठीक है, यही वैल्यू यहां है, तो ये कितना हो जाएगा, C डिवाइड बाय K। तो अब बताइए क्या समझ आ गया, द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर बिकम कितना बन जाएगा, C डिवाइड बाय K, और K की वैल्यू आपको गिवन है 2, तो C डैश इज इक्वल्स टू C डिवाइड बाय 2 आंसर हो जाएगा, यानी कि हमारा D ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्यों बट
ठीक लग रहा है? क्वेश्चन समझ जा रहा है? हाँ, फंडे क्लियर है तो कर सकते हो। इस क्वेश्चन को भी लगा सकते हैं, इस क्वेश्चन को भी लगा सकते हैं साथ साथ में। व्हाट इज द इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन दी पॉइंट एक्स एंड वाई? एक्स पॉइंट यहां है और वाई यहां है। भाई इस फिगर को मैं थोड़ा मॉडिफाई कर देता हूं, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये एक्चुअल में ये वाली शेप है, व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल जिस पे एक्ट करता है। ठीक है, ये एक्स पॉइंट हो गया और ये हो गया हमारा वाई पॉइंट। यहां पे C1 है, यहां C2 है, यहां C3 है और यहां है C4। ठीक है, और अब देखिए जो C और B पॉइंट के बीच में भी एक कैपेसिटर लगा हुआ है जिसकी वैल्यू है C5। तो मैंने आपको बताया कि यहां पे इसकी वैल्यू कितनी है 6, इसकी वैल्यू भी 6 माइक्रोफेराड, इसकी वैल्यू भी 6 है और इसकी भी 6 है। तो ये कितना भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी हम P/Q और R/S अगर लेके चलें इक्वल हो, उस केस में हमारा ये सर्किट क्या है, बैलेंस कंडीशन में होता है, व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल एक्ट करता है। तो ये और ये इक्वल हैं, तो अब इनका सीरीज बन रहा है। देखो ये सर्किट में अगर मैं इसको मॉडिफाई करके बनाऊं तो क्या बन जाएगा, ये बनेगा फिर इतना बन गया। तो बच्चा अब आप आराम से लगा सकते हो इस क्वेश्चन को। देखिए कैसे लगाएंगे, अब आप देखिए ये सीरीज में है और सीरीज में हम कैपेसिटेंस कैसे लेते हैं, 1/C डैश इज इक्वल टू 1/C इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। सीरीज में हम ऐसे लगाते हैं। तो ये भी 6 है, ये भी 6 है, तो सेम है, तो हम कितना लिखेंगे 1/6 प्लस 1/6 इज इक्वल टू 2/6 यानी कि 1/3, और सीधा करेंगे तो 3। इनका भी कितना आएगा 3 माइक्रो फेराड, और इसका भी कितना आएगा 3 माइक्रो फेराड। अब देखिए दोनों आपस में क्या है, यहां एक कैपेसिटर रह गया जिसकी वैल्यू है 3 माइक्रो फेराड और 3 माइक्रो फेराड। अब ये आपस में क्या है, पैरेलल है, पैरेलल में डायरेक्ट जुड़ता है। तो कितना हो जाएगा 3 + 3 यानी 6। तो C इक्विवेलेंट जो आएगा वो आ जाएगा 6 माइक्रो फेराड, आंसर हो जाएगा इसका। लेकिन ये तो थोड़ा लेंथी है। जब आपको दिखता हो सारे PQRS, जो फंडा हमने लिया था PQRS, और ये इक्वल है, और ये PQRS की वैल्यू भी इक्वल हो, चाहे वो रेजिस्टेंस हो या कैपेसिटेंस हो, चाहे सीरीज में कैपेसिटर लगे हो या रेजिस्टेंस लगा हो, तो आपको एक चीज अंदाजा लगाना है कि अगर इनकी वैल्यू सबकी इक्वल है तो इक्विवेलेंट भी उनके इक्वल ही आएगा। यानी अगर यहां पे 4 माइक्रोफेराड के लगे होते तो इक्विवेलेंट कितना आता, 4 माइक्रोफेराड। 2 माइक्रोफेराड के कैपेसिटर लगे होते तो इक्विवेलेंट कितना आता, 2 आता। 10 माइक्रोफेराड के होते तो इक्विवेलेंट कितना आता, 10 आता। तो ये सीधा सा ट्रिक है इसका, ठीक है, बिल्कुल डायरेक्ट ही। जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब 26 क्वेश्चन है। ए नेटवर्क ऑफ 4 कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटी इक्वल टू, देखिए C1 की वैल्यू दे रखी है C, C2 की है, एक मिनट, ये C2 है हमारा, C1 की वैल्यू कितनी है C, और C2 की वैल्यू है 2C, और C3 की वैल्यू दे रखी है 3C, C4 हमें दे रखा है 4C, are connected to a battery as shown in figure. The ratio of charges on C2 and C4. बहुत अच्छा क्वेश्चन। पहले तो इनका सीरीज कॉम्बिनेशन देखो, यहां से चल के यहां तक अगर इसको हम देखें तो यहां से लेके यहां तक जो है 3 कैपेसिटर सीरीज में आपको दिख रहे होंगे। सीरीज में दिख रहे हैं तो मैं इसके लिए क्या लिख सकता हूं, इसके लिए मैं फॉर्मूला लगा सकता हूं, 1/CX बोल दिया मैंने, सीरीज में 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, और इनकी वैल्यू आपके सामने है 1/C प्लस 1/2C प्लस 1/3C। एलसीएम आ जाता है इसका 6C, यहां 6, यहां 3, यहां आ गया 2, तो कितना आ गया ये भाई 11/6C, या फिर CX की वैल्यू हम लिखेंगे 6C डिवाइड बाय 11। ये ध्यान रखिए।
अब 6C/11 मतलब यहां पे इस सर्किट को मैं नए तरीके से बनाऊं तो हमारा एक ही कैपेसिटर लगाया जा सकता है जिसकी वैल्यू अभी मैंने निकाली है और वो है Cx, और यहां एक बैटरी आप अटैच किए हुए हो जिसकी वैल्यू दे रखी है V। तो ये है हमारा Cx और ये है C4 जिसकी वैल्यू है 4C, जिसकी वैल्यू है 4C। ठीक है, Cx की वैल्यू आपके सामने है। अब पोटेंशियल दोनों को इक्वल जा रहा है तो चार्ज का फॉर्मूला आपको पता है, इसमें से जो चार्ज जा रहा होगा, इसमें से जो चार्ज जा रहा होगा वो क्या होगा, Qx जिसको मैं बोलूंगा। ठीक है, पोटेंशियल सेम है और Cx इंटू वी, Cx कितना है हमारे पास में 6/11 इंटू वी, ये चार्ज है इसमें से जा रहा है जो, और इसमें से जो चार्ज जाएगा उसकी वैल्यू क्या होगी, उसको मैंने QY से रिप्रेजेंट कर दिया, वो हो जाएगा हमारे पास C4 की वैल्यू है 4C इंटू वी, क्योंकि पोटेंशियल इसके लिए भी दोनों पैरेलल है, पैरेलल में पोटेंशियल क्या रहता है, सेम रहता है। तो ये हो गया। अब इनके चार्जेस का रेशियो पूछा था C2 और C4 में से, तो C2 और C4 में से इनके चार्जेस का रेशियो आप यही बनाओगे, CV से CV कैंसिल हुआ। ठीक है जी, अब कितना आ जाएगा, ये आ गया इक्वल टू 6/44, या हम लिख सकते हैं 3/22। 3/22 आपका आंसर आ गया। कहां है, ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यस, बी ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, डायरेक्ट लॉजिक है, लॉजिक ध्यान रखोगे तो बल्ले बल्ले भाई, नहीं तो थल्ले थल्ले। हाँ, ज्यादा मत घबराइए, 2-3 क्वेश्चन और है, इतना ही है। A parallel plate capacitor has a uniform electric field E in the space between the plates if the distance between the plate is D and area of each plate is A, the energy stored in the capacitor। तो कैपेसिटर की एनर्जी क्या होती है, पहले तो ये बताइए। कैपेसिटर की जो एनर्जी होती है वो होती है हाफ CV स्क्वायर। अब इसने जो बोला है वो कुछ ऐसे है, कैपेसिटर है तो कैपेसिटर के लिए कैपेसिटी कितनी होती है, ε0A/d होता है भाई। ठीक है, और पोटेंशियल एरिया A है। ठीक है, एरिया A है, गैप बिटवीन द प्लेट्स D है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E दे रखी है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहां पे है CV स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर, V क्या होता है, पोटेंशियल, और ये पोटेंशियल किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस। कहां से आया, यहां से आया भैया, -dV/dr, यहां पे V/dr की जगह पे हम लिखेंगे D। ठीक है, माइनस साइन को हमने रिप्लेस किया है, सीधी सी बात है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो E इंटू डी आ गया। ये दोनों वैल्यू मैं यहां पे पुट करूंगा, ये दोनों वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे तो क्या आ जाएगी, U इज इक्वल टू हाफ, C की वैल्यू आ गई ε0A/d, और इसका स्क्वायर है V स्क्वायर यानी E स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर। एक D से D कैंसिल हुआ तो पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी, यानी जो कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है इलेक्ट्रिकल फॉर्म में वो कितनी होगी, ε0A स्क्वायर इंटू डी। यहां कहीं पे है ऐसा, यस ये रहा, सी ऑप्शन करेक्ट जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट जाएगा। ठीक है जी, लॉजिक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो मेंस में 12 में 11 में 8 में रिपीटेडली पूछा गया क्वेश्चन है, और देखो है कुछ नहीं, ये याद है लेकिन ये नहीं देखा होगा भाई, ये भी इसी की एनर्जी है। ठीक है, ये थोड़ा सा दिमाग लगाओ अपना, बस इतना सा। नेक्स्ट है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कैपेसिटर। कैपेसिटर के अंदर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब है एनर्जी डिवाइड बाय वॉल्यूम। ठीक है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और कितना होता है ये, हाफ ε0 और E स्क्वायर, हाफ ε0 E स्क्वायर। D सेपरेशन है, A एरिया है, V पोटेंशियल डिफरेंस हो। तो बताइए अब E की वैल्यू इसने दे नहीं रखी, तो E हमें निकालना पड़ेगा। E कहां से आएगा, V डिवाइड बाय D से आएगा। ये वैल्यू यहां लगा दो तो एनर्जी डेंसिटी पता चल जाएगा, ε0E की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V स्क्वायर डिवाइडेड बाय D। ऐसा कहीं ऑप्शन नजर आ रहा है,
जी ये रहा ए ऑप्शन, ठीक है, बिल्कुल ए ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। हाफ सीवी स्क्वायर नहीं लगाएंगे, ये ध्यान रहे। वो एनर्जी है, ये एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम पूछा है, एनर्जी डेंसिटी पूछा है, ठीक है। हाँ जी, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, ए कैपेसिटर इज चार्ज विद ए बैटरी, एनर्जी स्टोर्ड इज यू। एक कैपेसिटर को हमने चार्ज किया बैटरी से अटैच करके और उसमें यू एनर्जी स्टोर कर दिया। आफ्टर डिस्कनेक्टिंग द बैटरी, अनदर कैपेसिटर ऑफ सेम कैपेसिटी इज कनेक्टेड in parallel to the first capacitor, the energy stored in each capacitor is। भाई कैसे करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ूंगा, देखते हैं कौन कौन इसका आंसर मुझे कमेंट करेगा। इसी को छोड़ता हूं, ठीक है, इसी को छोड़ता हूं, थोड़ा हिंट दे देता हूं करना क्या है। जैसे ही किसी कैपेसिटर को मैंने पहले बैटरी से अटैच किया हुआ था, ये बैटरी से अटैच किया हुआ था, ठीक है, मान लो उस बैटरी ने इसको कितना पोटेंशियल दिया, V पोटेंशियल दिया, इसकी कैपेसिटी C है। अब हमने बैटरी डिस्कनेक्ट करके इस कैपेसिटर को क्या किया, इसके साथ दूसरा कैपेसिटर अटैच कर दिया, उसकी कैपेसिटी भी C है, इसकी कैपेसिटी भी C है। इसके अंदर एनर्जी स्टोर कर दी थी U। तो अब जो है पूछा है इसने, जैसे ही हमने दूसरे पैरेलल कैपेसिटर के साथ में इसको अटैच करेंगे, देन द एनर्जी स्टोर्ड इन ईच कैपेसिटर, दोनों की कैपेसिटी बराबर है तो इनमें एनर्जी कितनी स्टोर होगी, यानी ये U डैश मान लो इसको, तो ये U डैश कितना होगा, ठीक है, ये आपको सोल्व करके बताना है मुझे, ठीक है, इसमें क्या आंसर होगा ये आपका काम, ठीक है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा है, हिंट मैंने दे दिया है, जिसको हिंट समझ में आ गया लगा देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटी 4 माइक्रोफैराड आर कनेक्टेड इन सच ए वे दैट द इफेक्टिव कैपेसिटेंस इज 6 माइक्रोफैराड, दिस कैन बी डन बाय, कैसे करें। उन 3 कैपेसिटर है हमारे पास में जिनकी वैल्यू दे रखी है 4 माइक्रोफैराड ईच कैपेसिटर की, ठीक है, और उनको किस तरीके से कनेक्ट करें सच दैट कि हमें इफेक्टिव कैपेसिटेंस कितना मिल जाए, 6 माइक्रोफैराड। तो कैसे करेंगे भाई, तो इसके लिए लॉजिक है, ये बना के ही देखना पड़ेगा। मैं एक कैपेसिटर यहां लगा देता हूं, एक यहां लगा देता हूं, ठीक है, और इसके साथ में पैरेलल में एक कैपेसिटर मैंने यहां अटैच कर दिया, ठीक है। इन दो टर्मिनल ए और बी के बीच की जो कैपेसिटी है वो कितनी आनी चाहिए, 6 माइक्रोफैराड। करके देख लो, ये 4 माइक्रोफैराड हुआ, ये 4 माइक्रोफैराड हुआ और ये भी 4 माइक्रोफैराड हुआ। सीरीज में मैंने कहा था 1 बाय करके लगाओगे, 1/4 प्लस 1/4, ये हो जाएगा 1/CX, ये हो गया हमारा 2/4 यानी 1/2। ये भी याद रखो, सीरीज में जब दो सेम वैल्यू के कैपेसिटेंस हो तो उनकी हाफ हो जाएगी कैपेसिटी। ये देखो CX की वैल्यू कितनी होगी, 2 माइक्रोफैराड, तो इन दोनों की जगह पे क्या आ जाएगा, एक ही कैपेसिटर जिसकी वैल्यू कितनी हो, 2 माइक्रोफैराड, और ये 2 माइक्रोफैराड और ये 4 माइक्रोफैराड आपस में फिर क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे, और पैरेलल में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा, यानी 2 माइक्रोफैराड प्लस में 4 माइक्रोफैराड, और इस तरीके से टोटल 6 माइक्रोफैराड आंसर हो जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट, ये 30th क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ा है और उम्मीद करता हूं पूरा लेक्चर देखने के बाद जरूर से जरूर उसका कमेंट भी आप करोगे, ठीक है। तो ये था आज का सुखोई सीरीज। सुखोई क्यों मैंने इसका नाम रखा, एयरफोर्स वाले बच्चे जो है ज्यादा अच्छे से जानते होंगे, जिनको नहीं नॉलेज है फिर भी मैं बता देता हूं। इंडियन एयरफोर्स का एक जेट प्लेन है सुखोई, बहुत ही फाइटर जेट है, ठीक है, इसीलिए ये सीरीज का नाम भी हमने उसी को डेडिकेट कर दिया, सुखोई जेट सीरीज, ठीक है। एमसीक्यूज कैसे लगे कमेंट जरूर करना। वीडियो पूरा देखने के बाद में माय डियर स्टूडेंट उम्मीद करता हूं कि आप शेयर जरूर करोगे अपने फ्रेंड्स को ग्रुप्स में, और स्टेटस जरूर लगाना, ठीक है। जितने भी आप देख रहे हो या बाद में देखोगे, आपसे रिक्वेस्ट है कि स्टेटस जरूर लगाया करो, अपने टीचर्स को प्रमोट जरूर करो। अभी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहे हैं तो वैल्यू नहीं है, पेड कोर्स होने के बाद में पैसे लगा करके बच्चे देखेंगे, ठीक है। और दूसरा, बार बार ये कह रहे हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मेरा खुद का चैनल जो है वो
बुक्कल सर नाम से है, ठीक है, इस नाम से चैनल है, इसको भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। उस पे भी मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो फिजिक्स के डालता रहता हूं, और इसी उम्मीद के साथ कि आप बहुत अच्छा हमारा साथ दोगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गुड लक, जय हिंद। हम्म।